Hey guys, so this is your YouTube channel Entrance Wala. I am Parmeen and I am your new English teacher for your 9th entrance exam. So today we'll start with the topic sentences. So English grammar में हमने कई बार पढ़ा है sentence क्या है, subject क्या है, predicate क्या है, बट ये कई बार बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है और वो एक्चुअल में इसका मीनिंग जान नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में ये सब है क्या चीज़ें. मतलब पता सबको है कि sentences क्या है, बट सेंटेंस सबको बनाना जानते हैं बट उसका मीनिंग नहीं जानते हैं कि सेंटेंस में आता क्या क्या है. सेंटेंस में प्रेडिकेट का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया. तो आज हम उसको पहले क्लियरली समझते हैं क्योंकि इस पे बेस्ड कई सारे एमसीक्यूज आते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टाइप का सेंटेंस है या किस टाइप में हमें सेंटेंस को क्लासीफाई करना होगा कि जिससे कि ये एक पर्टिकुलर चीज़ को शो कर सके या एक फीलिंग को दर्शा सके. राइट. तो अब हमें स्टार्ट करना है. आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है, फर्स्ट हो गया सेंटेंसेस, देन जो सेंटेंस जिससे मिलके बनता है डेट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, देन एसवीओ. एसवीओ मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम मेन 4 टाइप्स के सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं. यस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस. अब सेंटेंस एक्चुअल में है क्या? तो सेंटेंस कोई भी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, यानी कि जब हम कुछ वर्ड्स को एक साथ लिखें और वो एक सेंस क्रिएट करते हैं. राइट. जैसे सपोज कि हमने कुछ वर्ड्स लिखे, किसी पर्सन का नेम लिखा, किसी जगह का नेम लिखा और वो वहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है. राइट. तो उसके लिए हम उन जब वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे और उसका सेंस बनना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक सेंटेंस में कि वो सेंस बनाए. अगर वो सेंस नहीं है तो वो सेंटेंस भी किसी काम का नहीं रहेगा ना. फिर वो सेंटेंस हमें लिखना ही क्यों है या बनाना ही क्यों है या किसी को बताना ही क्यों है. सेंटेंस क्या है? अगर हम किसी को कोई बात बता रहे हैं और वो सेंसफुल हो, मतलब सेंसलेस ना बात हो, और उसमें हम क्या क्या चीज़ें किस तरह से यूज़ करेंगे वो हम देखते हैं. राइट. तो व्हाट इज अ सेंटेंस? A sentence is a group of words that makes complete sense. It expresses a complete thought. For example, she is reading a book. अब हम बात करें, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि पूरा सेंस बनाते हैं और ये एक कंप्लीट थॉट को बता रहा है कि हाँ जी भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा होगा या ऐसा होने वाला है. ओके. जैसे सपोज पास्ट में किसी पर्सन ने कुछ किया है या फिर वो प्रेजेंट में कुछ करने लगा है या कर रहा है और जो फ्यूचर में कुछ करेगा. राइट. तो यही हमारा सेंटेंस है जो एक कंप्लीट सेंस बनाए और एक थॉट को एक्सप्रेस करे. अब वो थॉट का एक्सप्रेशन भी कई तरीके में हो सकता है. या तो वो कोई शॉकिंग थॉट हो सकता है, या तो कोई अच्छा थॉट हो सकता है, या फिर उसके बाद हम किसी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कोई भी फैक्ट बता सकते हैं. तो ये जो थॉट है ये हम अपने सेंटेंस के थ्रू या कोई भी आइडियोलॉजी या थॉट हम अपने सेंटेंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. राइट. तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे एक दिया हुआ है, शी इज रीडिंग अ बुक, यानी कि वो एक बुक पढ़ रही है. राइट. तो अब यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस बना रहा है कि कोई लड़की है, क्योंकि लड़की के लिए हम शी यूज करते हैं, वो एक बुक को पढ़ रही है. तो यहाँ पे आईएनजी है इसलिए वो पढ़ रही है कंटिन्यूअस में यूज हो रहा है. राइट. तो इसी तरह से जो सेंटेंसेस हैं वो कोई एक बात को कहते हैं और उसका एग्जैक्ट मीनिंग या फिर कोई पर्टिकुलर मीनिंग को बताते हैं. तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस is that the sentence is a group of words that make complete sense and expresses a thought or facts. Right. अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में. अब हम बात करें कि आखिर सब्जेक्ट में होता सेंटेंस में होता क्या क्या है. राइट. तो अब सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस ना किस किस चीज़ों से मिलके बना है. अब सेंटेंस तो हमें पता चल गया कि क्या है, कि हम कुछ भी ऐसा लिख दें जो कि कंप्लीट सेंस बनाए. अब वो हम लिखें क्या. राइट. ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई सेंटेंस लिखना है और उसका हमें कंप्लीट मीनिंग भी चाहिए और कोई थॉट को एक्सप्रेस करना है, तो अब वो कंप्लीट मीनिंग में हमें लिखना क्या क्या पड़ेगा. तो 2 मेन पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, जो कि फर्स्ट है सब्जेक्ट और सेकेंड होता है प्रेडिकेट. अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है क्या. ठीक है. अगर हम लिखें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. राइट. तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि एक सेंटेंस को एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं. अगर इसमें कुछ भी मिसिंग होगा, राइट, अगर इसमें कोई भी चीज मिसिंग होगी इन दोनों में से एक, तो वो फॉर श्योर कोई भी पूरा सेंटेंस नहीं बना सकता है, वो एक कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा. तो हमें ये ध्यान रखना है, ये भी एमसीक्यूज में आता है कई बार, कि कौन सा जो पार्ट है जो सेंटेंस बनाता है या फिर कंप्लीट सेंस बनाता है. तो उसके 2 मेन पार्ट बताए जाते हैं हमेशा. एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. विदाउट दीज अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. अगर इनमें से कोई भी पार्ट मिसिंग होगा, या तो सब्जेक्ट मिसिंग होगा या प्रेडिकेट मिसिंग होगा, तो हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा और
मतलब वो सेंटेंस अधूरा रह जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि अब ये तो पता चल गया हमें कि सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इन दोनों का मतलब क्या है, मतलब हमें कहाँ ये और कैसे यूज करने हैं, मतलब कहाँ यूज करने हैं और किस पर्सपेक्टिव में यूज करने हैं या फिर कैसे यूज करने हैं, राइट। अब हमें ये देखना है आगे जी। तो अब आते हैं सब्जेक्ट पे। तो अब सब्जेक्ट क्या है, अब देखना ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सब्जेक्ट क्या है, अब कोई सेंटेंस लिखा आपने, उसमें कोई पर्सन कोई काम परफॉर्म कर रहा है, राइट, कि वो कहीं जा रहा है या वो कुछ खा रहा है या वो पढ़ रहा है। तो वो जो पर्सन होगा, ठीक है, जो भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो पर्सन जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। सब्जेक्ट क्या है, कोई भी इंसान या कोई और भी जो उस जो भी प्रोसीजर चल रहा है उस सेंटेंस में, या जो जिसके बारे में भी बात बताई जा रही है। सेकंड चीज, अगर वो इन केस पर्सन ना हो, राइट, तो जिसके बारे में बात हो रही है वही जो पर्सन है या कोई और थिंग है वो आपकी सब्जेक्ट कहलाती है, जिसके बेसिस पे पूरा सेंटेंस लिखा गया है या जिस पे पूरा सेंटेंस बेस्ड है, राइट। कैसे, अब पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। समझे कैसे कि सब्जेक्ट ये बताता है कि वो जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, राइट। अब वो जो जिसके बारे में है वो कोई पर्सन भी हो सकता है और वो कोई और चीज भी हो सकती है। तो सब्जेक्ट बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस पे बेस्ड है या किसके बारे में है, राइट। फिर से देखते हैं। द सब्जेक्ट टेल्स हु और व्हाट। हु मतलब कोई पर्सन और व्हाट मतलब कोई थिंग हो गई, या फिर किस पर्सपेक्टिव में आपका सेंटेंस लिखा गया है, किसके बारे में लिखा गया है। हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, इट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब। और ये भी ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से हमेशा पहले यूज होता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, बट सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से हमेशा पहले ही यूज होगा, क्योंकि वर्ब क्या है इसको भी मैं बताऊंगी डिटेल में कि वर्ब क्या है एक्चुअली में। बट वर्ब का अगर हम सिंपल मीनिंग जाने तो वर्ब क्या है, वर्ब एक काम है जो वो सब्जेक्ट कर रहा है। तो पहले हमें सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम वर्ब लिख सकते हैं कि ये वाला काम कर रहा है, राइट। तो सब्जेक्ट जो है वो कोई पर्सन है या फिर कोई चीज है जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है, और ये वर्ब से हमेशा पहले लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन प्लेज क्रिकेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लेज होगा, क्यों, क्योंकि ये काम चल रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, राइट, तो सब्जेक्ट होगा हमारा रोहन। रोहन जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे रोहन ही ना प्रेजेंट हो, अगर मैं रोहन हटा दूं, अगर मैं लिखूं प्लेज क्रिकेट, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं लग रहा कि हाँ कोई क्रिकेट खेल तो रहा है, बट वो कौन है, राइट। या फिर वो किस कोई पर्सन है या कोई और है, तो हमें नहीं पता चल रहा है, राइट। वो ही है, शी है, या बहुत सारे लोग हैं, तो ये हमें मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं हम इस चीज को, तो इसीलिए हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे रोहन ही ना प्रेजेंट हो तो क्या हम ये कह सकेंगे कि सेंटेंस कंप्लीट है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं है, स्टार्टिंग ही नहीं हो पाएगी सेंटेंस की, राइट। तो इस केस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रोहन। तो हम रोहन को अपना सब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जिसके बेस पे पूरा सेंटेंस बनाया जाता है, या जिसके काम करने से वो सेंटेंस जिसके काम करने पे वो सेंटेंस डिपेंड करता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्लियर है। इससे पहले हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, और उसके आगे फर्दर दो पार्ट्स पढ़ाए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट में हमने ये सीखा कि जो सब्जेक्ट है वही सेंटेंस को स्टार्ट करता है और उसी के बेस पे पूरा सेंटेंस बनाया जाता है। अगर सब्जेक्ट एब्सेंस हो सब्जेक्ट का, तो फिर हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, और ये हमेशा वर्ब के पहले लगाया जाता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्रेडिकेट को। अब प्रेडिकेट क्या है, सब्जेक्ट तो हमें समझ में आ गया क्या है कि जो काम को कर रहा है, यानी कि कर्ता, राइट। अगर हम हिंदी में बात करें, हम सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, जो काम करता है, ठीक है, जो काम कर रहा है। अब प्रेडिकेट की बात आई, प्रेडिकेट की पहले डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या है, अब देखो सब्जेक्ट के बारे में मुझे पता लगा कि जो सब्जेक्ट है वो काम को कर रहा है। अब वो किस तरह का काम परफॉर्म कर रहा है या किस तरह का वर्क परफॉर्म कर रहा है, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। यानी कि जो चीज हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो प्रेडिकेट है, ठीक है। दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट हमने यूज किया है, ही, शी, दे, कोई नाउन हो गया, किसी का नाम हो गया या कोई और नाउन हो गया, तो वो किस तरह से वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है या फिर वो
क्या कर रहा है, तो वो चीज हमें प्रेडिकेट बताएगा, राइट। तो प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, इट इंक्लूड्स द वर्ब एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि आपने कभी देखा होगा, अगर मैं वही सेम एग्जांपल की बात करूं, रोहन प्लेस क्रिकेट, जो हमने पिछले सब्जेक्ट वाले केस में एग्जांपल लिया था, तो उसमें हमें ये पता लगा कि जो रोहन है वो सब्जेक्ट है। अब रोहन को छोड़ के बाकी हमारा जितना बचा हुआ सेंटेंस होगा, ठीक है, बाकी हमारा जितना बचा हुआ सेंटेंस होगा वो हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट, राइट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्लेस क्रिकेट है, रोहन के बाद वाला सेंटेंस है प्लेस क्रिकेट, वो क्या बता रहा है कि रोहन आखिर कर क्या रहा है, ठीक है। तो उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो रोहन है वो क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी बची हुई चीज है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, राइट। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है प्रेडिकेट में, एक तो हमारी वर्ब आती है, जैसे मैंने पहले बताया था प्लेस मतलब खेल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्ब, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट के लिए हमें क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट को छोड़ के, यानी कि काम करने वाले के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है सेंटेंस का, वो प्रेडिकेट कहलाएगा, जितना भी बचा हुआ पार्ट है, राइट। तो उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी हम प्रेडिकेट को और भी क्लासिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स में और वर्ब्स में, बट अभी फिलहाल के लिए हम प्रेडिकेट में इतना समझते हैं कि सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी बचा हुआ पार्ट सारा प्रेडिकेट कहलाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अब ये हमने आज सीखा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला के क्या बनाएंगे, कंप्लीट सेंटेंस, राइट। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेंटेंस वो है जो कंप्लीट सेंस बनाता है, और दो चीजों के मिलने से सेंटेंस बनता है। अब वो दो चीजें कौन सी हैं, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। एग्जाम्पल, डॉग क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट, ठीक है, इज बार्किंग लाउडली, और जो डॉग के अलावा बचा हुआ सेंटेंस आया क्या, इज बार्किंग लाउडली, तो ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। क्लियर हो गया कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है, और जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है उसको हम एज अ प्रेडिकेट क्लासिफाई करते हैं, राइट। अब नेक्स्ट, ठीक है जी, अब प्रेडिकेट में मेन दो चीजें आती हैं, ठीक है, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, प्रेडिकेट में मेन दो चीजों का यूज होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हमें वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना है कि वर्ब क्या है। अब वर्ब शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। अब वर्ब क्या बताता है कि जो भी सब्जेक्ट है एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब हमने अगर किसी का नाम लिखा है या किसी और कोई और नाउन है, ठीक है, अब उसके बेस्ड पे पूरा सेंटेंस है अगर, तो वो बेसिस क्या है उसका, मतलब वो काम क्या करेगा। अगर हमें किसी के बारे में कोई चीज बतानी है तो हम कहेंगे कि XYZ ये वाला काम कर रहा है, तो जो वो काम कर रहा है, ठीक है, जो भी काम हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं, राइट। जो भी सब्जेक्ट वर्क करेगा दैट इज कॉल्ड द वर्ब। तो वर्ब क्या बताता है, हमारा एक्शन, जो भी एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग मतलब कि कुछ भी होना, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा कोई काम ही कर रहा हो। अब अगर मैं सब्जेक्ट ले लूं किसी ऐसी चीज को जो नॉन लिविंग है, ठीक है, तो अब वो तो ऐसा कुछ करेगी नहीं कि वो कुछ खेल रही है या वो प्ले कर रही है या वो वॉक कर रही है, राइट। तो वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। तो उस केस में हम वर्ब को क्या कंसीडर करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, कि हाँ वो एग्जिस्ट करती है और उसका ये मोटिव है इस सेंटेंस में, राइट। आगे, नो सेंटेंस इज कंप्लीट विदाउट अ वर्ब। ये भी ध्यान रखना है कि अगर वर्ब भी मिसिंग होगी, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा जरूरी है, तो सब्जेक्ट हमने ले दिया, जैसे कि रोहन, जैसे हमने पहले लिया था, रोहन इज अ सब्जेक्ट क्योंकि ये एक नेम है और इसके बेसिस पे पूरा सेंटेंस होगा। अब मैं यही लिख दूं बस, है ना, और लास्ट में लिख दूं कि हम अपने मतलब से बनाना चाह रहे हैं कि क्रिकेट खेलता है या फिर ये टेनिस खेलता है, राइट। तो अब मैं इसके बाद लिख दूं रोहन टेनिस, है ना। अब जब तक मैं वहां उस सेंटेंस में प्ले का यूज नहीं करूंगी, राइट, तो फिर वो पता ही नहीं लग पाएगा कि आखिर वो कर क्या रहा है, उसका काम क्या है, ओके। फिर से तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रोहन लिख दूं और उसके बाद मैं कुछ ना लिखूं और मुझे इसके बारे में बताना है कि ये क्या करता है, तो ये पता ही नहीं लग पाएगा कि रोहन तो है, सब्जेक्ट तो है, बट उसका काम क्या है, वो करेगा क्या सेंटेंस में पूरा मीनिंग करने के लिए, ओके। तो जो रोहन है, यहाँ तो अब ये देखो सारे वर्ब हम इसमें लगा के देख सकते हैं, जैसे कि रन, या तो वो भाग रहा है, ईट, या तो वो कुछ खा रहा है, राइट,
या तो वो कुछ लिख रहा है। तो इस तरह से हम वर्ब यूज करते हैं जो कोई एक्शन बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या काम करेगा। अब इसके बाद ये इज, एम, आर, वॉज, वर हमने बहुत पढ़ा है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, ये सब, ठीक है। तो जो इज, एम, आर, वॉज, वर होते हैं इनको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, क्योंकि ये भी वर्ब का ही पार्ट होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब बताते हैं हमें कि जो भी वर्ब हो रहा है, मतलब जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी एक्शन टेक प्लेस हो रहा है, वो किस सेंस में है या किस टेंस में है। टेंस मतलब जानते हो? टाइम, यानी कि वो किस टाइम में हो रहा है। अगर हम इज, एम, आर का यूज करें तो वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। अगर हम वॉज, वर का यूज करते हैं तो वो हम कंसीडर करते हैं पास्ट में हो रहा है। और अगर हम विल, शैल का यूज करते हैं तो हम कंसीडर करते हैं कि वो फ्यूचर में हो रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें उस वर्ब की या फिर उस काम की टाइमिंग बताता है कि वो किस दौरान हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, या वो हो चुका है या हो रहा है या आगे होगा। तो टेंसेस का भी मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी सभी टेंसेस के बारे में। बट अभी हम इतना समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें वर्ब के बारे में बताता है कि जो वर्ब है वो किस तरह से किस टाइम पे परफॉर्म हो रही है, यानी कि वो जो एक्शन है वो किस तरह से किस टाइम पे परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। तो हमने ये पढ़ लिया वर्ब के बारे में कि जो वर्ब है वो एक्शन बताता है या फिर सेंस ऑफ बीइंग बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। और उसके बाद इसके बिना भी सेंटेंस जो है हमारा अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। अब हम आगे जाते हैं। आगे आ गया अब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पढ़ लिया, कोई पर्सन जो काम कर रहा है, वर्ब पढ़ ली, जो काम हो रहा है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि जो भी सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको रिसीव करता है कि हाँ भाई ये वाला एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मतलब जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, शी रीड्स अ बुक, राइट। अब शी हमें पता है सब्जेक्ट होगा क्योंकि वो काम कर रही है, वो बुक पढ़ रही है। रीड्स हमें पता है ये सब्जेक्ट होगा और ये रीड्स क्या है? वर्ब होगा, क्योंकि हमें पता है कि वो पढ़ रही है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है। अब तीसरी बात पे जाते हैं, अ बुक, ठीक है। अब हमें ये भी तो क्लासिफाई करना होगा कि वो रीडिंग तो कर रही है बट वो किस चीज की कर रही है ना। हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किसके बेस्ड पर हो रहा है या फिर वो एक्शन क्यों किया जा रहा है ना। तो इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट में क्या बताता है कि जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करे, जो हमारे सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है, राइट। तो ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इट आंसर्स व्हाट और whom। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्या आंसर करता है? व्हाट और whom। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं सिर्फ शी रीड्स, राइट। तो काफी बच्चों का ये क्वेश्चन रहेगा कि मैम शी रीड्स के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो वो क्या है? मतलब शी रीड्स व्हाट, राइट। तो उसका आंसर कौन देगा? ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। जब भी हम पूछते हैं कि क्या करना है मीन्स वर्ब, कौन करेगा मीन्स सब्जेक्ट, लेकिन वो काम में जो करना है वो क्या है, राइट, वो व्हाट है, तो उसका आंसर कौन देता है? हमेशा ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्ट जो है वो किसका आंसर देता है? व्हाट और whom का। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस इज सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि जो सेंटेंसेस हैं वो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, वो दोनों मिला के एक सेंटेंस बनाते हैं, जो कि था हमारा सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। मैंने बताया कि जो प्रेडिकेट होगा वो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना बचा हुआ पार्ट होगा उसको हम प्रेडिकेट में कंसीडर कर लेंगे। लेकिन अब एक और बात आई कि जो बेसिक फॉर्म है, बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, उसमें दो चीजें और एड ऑन हो जाती हैं जो हमने अभी पढ़ा है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट किसके अंडर आएंगे? ये आएंगे हमारे प्रेडिकेट के अंदर। किसके अंडर आएंगे? प्रेडिकेट के अंदर। तो प्रेडिकेट में हम वर्ब भी कंसीडर कर लेंगे और ऑब्जेक्ट भी कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा जो बाद में एक्चुअल फॉर्म बन जाएगा सेंटेंस का, वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब है वो हमारी टाइम पे डिपेंड करती है और उसके हिसाब से वो चेंज हो जाती है। अगर वो प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या एस और एस यूज करते हैं उसके साथ। अगर वो परफेक्ट में होगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट में होगी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इस तरह से जो वर्ब है वो अपने टाइम के हिसाब से हम इसको चेंज
कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा सेम ही रहता है, और जो टाइम के बारे में बताए वो हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब जो इसका एग्जाम्पल है, शी राइट्स लेटर, तो शी इज अ सब्जेक्ट क्योंकि वो काम कर रही है, प्रोनाउन है। राइट्स मतलब वर्ब, क्या काम कर रही है, और क्या लिख रही है, लिख रही है बट वो क्या है, मतलब व्हाट है, मैंने बताया ना व्हाट और हुम का आंसर देता है, तो वो क्या लिख रही है, वो लेटर्स लिख रही है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा लेटर्स हो गया, लेटर्स को हम ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गई बारी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के। हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, क्या कि व्हाट इज अ सेंटेंस, राइट। सेकेंड इज व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एंड थर्ड वन इज व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंसेस तो हमने पढ़ लिए, अब उसके टाइप्स के बारे में पता करना है कि जो सेंटेंसेस हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मैं आपको कोई सेंटेंस दे दूं तो उसके बाद आप उसको कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, राइट। तो इसके मेन 4 टाइप्स होते हैं, आगे ये फर्दर भी डिवाइडेड है, बट इसके जो मेन 4 टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं ये हमें लर्न करना होगा। फर्स्ट वन इज एजर्टिव, ठीक है, सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव, थर्ड वन इज इंपेरेटिव, एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये 4 वर्ड्स या 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आप लर्न करिएगा, जो कि है एजर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। पहले हम इनको समझते हैं वन बाय वन, उसके बाद इट विल बी इजियर टू लर्न, ठीक है। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे एजर्टिव के बारे में। अब एजर्टिव सेंटेंस क्या है? एन एजर्टिव सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट और ओपिनियन। अब सेंटेंस हमें पता है कोई काम हो रहा है, कोई काम कर रहा है और किसी के बेस पे पूरा काम चल रहा है। अब ये हमारा सेंटेंस बन गया, बट अब ये एजर्टिव काइंड है, यानी कि ये टाइप है सेंटेंस का। तो ये एजर्टिव सेंटेंस क्या है? एन एजर्टिव सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट और ओपिनियन। अगर कोई भी सेंटेंस कोई फैक्ट बताए, अब फैक्ट मतलब आप जानते ही होंगे, फैक्ट मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो आपको एकदम क्लिक कर जाए दिमाग में, राइट। तो ऐसा कोई पॉइंट या ऐसी कोई चीज जो हो रही हो या हो चुकी हो या होती हो, राइट। तो कोई भी फैक्ट कोई भी फैक्ट जिसका फुल मीनिंग हो, राइट, जिसका कंप्लीट सेंस हो, या फिर ओपिनियन बताता है, या फिर ये बताता है कि ये होना चाहिए या ये होगा, या जब भी हम कोई 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उनके आपस में कन्वर्जेशन जो भी होगी, तो वो यहाँ तो वो कोई फैक्ट शेयर करेंगे, यार तुझे पता ये हुआ था, है ना, या फिर वो अपना ओपिनियन शेयर करेंगे कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए या ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो जो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम एजर्टिव बोलते हैं, जो कि फैक्ट्स और ओपिनियंस बताते हैं, राइट। तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि है आई लाइक इंग्लिश, ठीक है। पहले हम सारे सेंटेंसेस में ही चेक करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो आई विल बी सब्जेक्ट, ठीक है, लाइक विल बी वर्ब और इंग्लिश विल बी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस है आई लाइक इंग्लिश, तो ये एक फैक्ट बता रहा है, हाँ भाई हमें पता लग रहा है कि क्या लिखा है, हम इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं, यानी कि मुझे इंग्लिश पसंद है, राइट। तो ये एक फैक्ट है। अगर मैं किसी भी थर्ड पर्सन को या सेकंड पर्सन को ये बोल रही हूँ कि हाँ मुझे इंग्लिश पसंद है, तो मैं अपने बारे में एक फैक्ट बता रही हूँ, राइट, कि या फिर मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि हाँ मुझे इंग्लिश पसंद है। तो ये एक एक्चुअल फैक्ट है और इसका मीनिंगफुल बन रहा है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट दोनों है, राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को जो कि फैक्ट्स और ओपिनियंस को क्लियरली दर्शाएं, उनको हम एजर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट। अब नेक्स्ट टाइप में जाते हैं आगे। सेकेंड वन विल बी इंटेरोगेटिव। ये तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। जब भी हम किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं, या बेसिक हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, इसकी हिंट होती है सेंटेंस का पता लगाने की, जब हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं या फिर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, तो इसमें हम इस काइंड के सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, राइट। जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो और उसमें हम इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और उसमें हम क्वेश्चन मार्क का यूज करें लास्ट में, तो वो कैसे सेंटेंस कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव। तो इसमें हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहे हैं? डू यू लाइक इंग्लिश, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि हम किसी से पूछ रहे हैं, और इसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क यूज हो रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हाँ जी ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, राइट। अब आगे जाते हैं थर्ड काइंड पे। थर्ड आ गया हमारा इम्पेरेटिव। इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट।
अब हम पहले दो रिवाइज करते हैं। एजर्टिव में हमने पढ़ा जो सेंटेंस फैक्ट्स और ओपिनियंस को बताएंगे, और इंटेरोगेटिव में हमने पढ़ा कि जो क्वेश्चन पूछेंगे या फिर जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स का या क्वेश्चन मार्क का यूज होगा। अब थर्ड टाइप आती है इम्पेरेटिव की, ठीक है। अब इसके अंदर ना काफी सारे क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। अब इनको ध्यान से सुनिएगा। जब भी हमें किसी फीलिंग के साथ कुछ बोलना हो, अगर हमें किसी को ऑर्डर देना हो, ठीक है, अगर हमें किसी को कमांड देनी हो, वार्निंग देनी हो, रिक्वेस्ट करना हो या एडवाइस देनी हो, राइट, तो ये सब जो सिचुएशंस हैं, अगर हम अपने सेंटेंस के थ्रू शो करना चाहते हैं, अगर हम अपने सेंटेंस के थ्रू कुछ सिचुएशन को प्रेजेंट करना चाहते हैं, कुछ सिचुएशन को शो करना चाहते हैं, तो उनको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है जी। एन इंपेरेटिव सेंटेंस गिव्स क्या क्या बताते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इसमें हम कमांड और वार्निंग भी ले सकते हैं, राइट। कमांड भी हो सकता है इसमें और वार्निंग भी इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि एक तरह की फीलिंग हो गई। जब हम किसी को कमांड दे कि हाँ भाई ये काम आपको करना ही करना है, या हम किसी को एडवाइस दे कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है, या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज ये कर दीजिए, और हम वार्निंग दें कि इससे पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इंपेरेटिव में। एग्जाम्पल, प्लीज ओपन द डोर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज वर्ड का यूज हो रहा है। अब ये प्लीज इन सब में से कौन सी कैटेगरी में जाएगा? रिक्वेस्ट में जाएगा, क्योंकि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज इस डोर को ओपन कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये वर्ड्स होते हैं प्लीज, तो ये हमेशा हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो प्लीज ओपन द डोर सेंटेंस है, इसमें प्लीज का यूज हो रहा है, तो इस सेंटेंस को हम इंपेरेटिव के अंदर रिक्वेस्ट की कैटेगरी में रखेंगे, राइट। तो अब इसके आगे जाते हैं। अब इन सबको हमें डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है। देखते हैं पहला, नहीं अब फोर्थ पे पढ़ते हैं, उनको मैं बाद में बताऊंगी डिटेल्स में। अब देखो, अब पहले फोर्थ पढ़ते हैं। एन एक्सक्लेमेटरी, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताता है, ठीक है जी। अब ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग कैसी है? जैसे कि अब जब हम बहुत ज्यादा खुश हैं, ठीक है, या हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है, तो हम कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अलास यूज करते हैं, हुर्रे हो गया, वाओ हो गया, तो ऐसे वर्ड्स को हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोलते हैं, राइट। और जब भी हम किसी भी चीज को लेकर खुश हों, दुखी हों, सरप्राइज्ड हों, राइट, सैड हो, तो इसको हमें कंसीडर करना पड़ता है एक्सक्लेमेशन साइन के साथ, राइट। तो ये हमें बताता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ओके जी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शोज द स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और इसकी पहचान क्या है? जैसे क्वेश्चन वर्ड्स की पहचान थी, क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, और इसकी पहचान क्या होगी कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा, डेट इज दिस एंड दिस विल बी आवर एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब इसमें हम बहुत खुश हो रहे हैं किसी चीज के बारे में कि वाह कितना अच्छा दिन है, कितना सुंदर दिन है, राइट। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे यानी कि हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग इस केस में एक्सप्रेस हो रही है, ओके जी। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जी। अब आते हैं हमारे पास MCQs। इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, वन बाय वन इनके बारे में जानेंगे। मैं हर MCQ को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हमने पूरे टॉपिक्स रिवाइज करते हैं कि आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या क्या। पहला हमने पढ़ा व्हाट इज अ सेंटेंस। सो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, और उसका पूरा मतलब बनना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ हमने बीच में छोड़ दिया और उसका मतलब क्लियर ही नहीं हो पा रहा हमें, और वो सेंटेंस बना ही नहीं पा रहा है, राइट। अब दूसरे पे जाते हैं। हमने पढ़ा कि जो अब हम दूसरे पे जाते हैं, उसमें हमने पढ़ा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, कि जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर बनता है। और सब्जेक्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था? कर्ता, जो काम को कर रहा है, और प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट को हटा के जितना भी बचा हुआ सेंटेंस होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। थर्ड हमने पढ़ा कि जो प्रेडिकेट है उसकी भी कैटेगरीज होती है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब में हमने क्या पढ़ा कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है या किसी चीज का स्टेट ऑफ बीइंग, राइट, कि जो सब्जेक्ट है आखिर वो कर क्या रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा वर्ब, और लास्ट में हो गया हमारा ऑब्जेक्ट की क्या काम हो रहा है, यानी कि जो व्हाट और whom का आंसर करता है, कि जो सब्जेक्ट है वो काम तो कर रहा है बट वो किस बेस्ड पे है काम, ठीक है जी।
अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़े 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला था एसर्टिव, जो किसी भी बारे में फैक्ट्स या फिर ओपिनियंस बताता है। दूसरा था इंटेरोगेटिव, जो कि क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं और जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो वो हमें क्वेश्चन मार्क के थ्रू पता लग जाता है। थर्ड होता है हमारा इम्पेरेटिव, जिसमें हम किसी फीलिंग के थ्रू किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का ट्राई करते हैं और इसमें कई सारी कैटेगरीज आती हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसके अंदर कई सारी फीलिंग्स आ जाती हैं, जिसमें हम किसी भी सेंस के थ्रू किसी को कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एनीथिंग, राइट। और 4th नंबर पे आ जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। इसमें हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग है जो कि बताएगा कि आखिर वो आप अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहे हो किसी चीज़ में, या फिर अपना दुख, या फिर अपना डिसअपॉइंटमेंट, या फिर अपना जॉय, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ MCQs देखते हैं जो ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं और ये कई बार बच्चे इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है जी। तो पहला MCQ पढ़ते हैं, ठीक है जी। पहला MCQ, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है हमें, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कि कुछ बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। अब इसमें हमें सब्जेक्ट बताना है। क्या बताना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट वो होगा जो कि काम को कर रहा होगा। तो यहाँ पे कौन खेल रहा है? स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, तो यहाँ चिल्ड्रन खेल रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पे चिल्ड्रन हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है उनको भी देखते हैं। यहाँ पे जो प्लेइंग है, प्लेइंग हमारी वर्ब हो जाएगी, कंटिन्यूअस वर्ब है। आर जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो बता रही है कि प्रेजेंट में हो रहा है। और द जो है वो सब्जेक्ट के पहले यूज हो रहा है चिल्ड्रन को स्पेसिफाई करने के लिए, चिल्ड्रन के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होंगे? चिल्ड्रन होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? अपने 4 सेंटेंस के टाइप के बारे में पढ़ा, ठीक है। 4 सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। वो कौन कौन से थे? एजर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब ये जो सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, प्लीज हेल्प मी, तो ये कौन से टाइप में आएगा? फर्स्ट ऑप्शन एजर्टिव, ये फैक्ट नहीं बता रहा है, राइट। ये फैक्ट नहीं बता रहा है। इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क नहीं है तो इंटेरोगेटिव में भी नहीं आएगा। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, उसमें भी नहीं यूज हो पाएगा। बचा क्या? इम्पेरेटिव। क्यों? क्योंकि हमने इम्पेरेटिव के एक टाइप में देखा था कि इम्पेरेटिव के टाइप में हमारी रिक्वेस्ट भी यूज होती है। क्या यूज होती है? रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे प्लीज वर्ड यूज किया जा रहा है, और प्लीज वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? हमेशा रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो प्लीज हेल्प मी इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव रिटन द लेटर, राइट। अब इसमें भी हमें टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है, राइट। पहले तो चेक कर लो, इंटेरोगेटिव होगा? नहीं, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। एक्सक्लेमेटरी होगा? नहीं, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा। इम्पेरेटिव, क्या ये कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है? नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव क्या होते हैं? डेक्लेरेटिव का मतलब कि वो कोई चीज को डिक्लेयर कर रहा है या फिर कोई फैक्ट बता रहा है कि हाँ मैंने लेटर लिख लिया है, ठीक है। आई हैव रिटन द लेटर। तो ये हमारा कौन सा टाइप होगा सेंटेंस का? डेक्लेरेटिव। ये भी हमारा एक तरह से एजर्टिव के अंदर ही आता है, जिसमें हम किसी चीज को डिक्लेयर करते हैं, किसी चीज को बता देते हैं, किसी फैक्ट को बता देते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। गॉड आई एम इन हेवन। देखो इस केस में हमें सीधा सीधा पता चल रहा है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। गॉड आई एम इन हेवन, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? सी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। फर्स्ट ऑप्शन इंटेरोगेटिव है? नहीं होगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ठीक है जी। डेक्लेरेटिव नहीं होगा, इंपेरेटिव नहीं होगा। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस में कंसीडर करेंगे हम? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इसको कंसीडर किया जाता है, राइट। वेयर हैव यू बॉट दैट डॉग फ्रॉम? ठीक है जी, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें हमें देखते ही पता लग रहा है सेंटेंस में कि पहली बात तो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है वेयर, और एंड में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो इस सेंटेंस को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? दैट इज इंटेरोगेटिव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इंटेरोगेटिव, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, वेक अप इन द मॉर्निंग अर्ली, ठीक है जी। अब ये सेंटेंस क्या है? इसका मतलब है सेंटेंस का कि हमें सुबह जल्दी उठना
चाहिए, ठीक है। जब हम चाहिए वर्ड का यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम एक तरह से सजेशन दे रहे हैं किसी को, राइट। हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। और सजेशन हमारा किस कैटेगरी में आता था? इंटेरोगेटिव में नहीं आता, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। डेक्लेरेटिव में किस चीज को डिक्लेयर करते हैं। बट इंपेरेटिव में हम किसी सेंस के थ्रू हम उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो इंपेरेटिव होगा जिसमें हम किसी को सजेशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा किस केस में आएगा? इंपेरेटिव के केस में आएगा। वेक अप इन द मॉर्निंग अर्ली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज Which of the following is an assertive sentence? Assertive sentence के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये फैक्ट या फिर ओपिनियन को डिस्क्राइब करता है, राइट। क्लोज द डोर। अब क्लोज द डोर में अगर हम देखें तो एक फीलिंग आ रही है, यहाँ तो डिमांड या तो ऑर्डर वाली आ रही है, दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर, ठीक है। तो इसको हम assertive में नहीं रख सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द स्काई इज। स्काई इज एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इसको भी हम assertive sentences में नहीं रखेंगे। आगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये एक फैक्ट है, राइट। दिस इज अ फैक्ट कि हाँ जो सन है वो ईस्ट में उगता है, या फिर जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है, राइट। तो ये एक फैक्ट है, ये एक बताया जा रहा है जो कि चीज होती है एक्चुअल में, राइट, या फिर जो चीज हो रही है या होती है। तो यहाँ पे जो assertive सेंटेंस होगा that will be the sun rises in the east, और डे वाला जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और आर यूज हो रहा है स्टार्टिंग में, तो ये क्वेश्चन वर्ड होगा, यानी कि इंटेरोगेटिव होगा, assertive नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो अब इसमें देखते हैं, शी सिंग्स वेरी वेल, assertive होगा, फैक्ट बता रहे हैं, राइट। प्लीज हेल्प मी, इंपेरेटिव होगा, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन मार्क है, सो इट इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और जो लास्ट वाला है, अलास आई एम रूइंड। अब ये जो अलास है ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है जो कि दुख होता है, ठीक है, जो कि अफसोस होता है कि शिट, कि मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ, रूइंड हो गया, सब कुछ खराब हो गया है, राइट। तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी में कंसीडर करेंगे, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन भी है। तो हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा दैट विल बी व्हाट इज योर नेम, दैट इज वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, ठीक है, टू समवन। नेक्स्ट, यस, विच सेंटेंस एक्सप्रेस अ कमांड, ठीक है। अब कमांड किस कैटेगरी में आएगी हमारी? इंपेरेटिव में, क्योंकि इंपेरेटिव में हम किसी सेंस के थ्रू सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो जो कमांड वाला सेंस है वो इंपेरेटिव के अंडर आता है, राइट। तो देखते हैं, मे यू सक्सीड इन लाइफ, इज दिस अ कमांड? नो, ये हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, किसी के लिए अच्छा कह रहे हैं कि हाँ आप अपनी लाइफ में सक्सीड कीजिए, तो दिस इज नॉट अ कमांड। शट द विंडो, राइट। अब हम किसी को कह रहे हैं कि विंडो को शट करो, तो हाँ ये एक कमांड हो सकती है, राइट, कि विंडो को शट करो। अगला देखते हैं, हाउ फास्ट ही रन्स। यहाँ पे तो साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही कंसीडर करेंगे। तो हमारा कमांड वाला सेंटेंस कौन सा हो गया? बी, दैट इज शट द विंडो। अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड कर रहे हैं कि उस विंडो को शट करिए, उस विंडो को क्लोज करिए। नेक्स्ट, चूज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी में क्या था? कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है। तो हमें इसमें से पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा, राइट। तो फर्स्ट वन, ही इज अ ब्रेव सोल्जर, ठीक है जी, तो वो एक बड़ा ही ब्रेव सोल्जर है। तो ये हम शायद फैक्ट बता रहे हैं, राइट, किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं कि हाँ वो बहुत ब्रेव है, तो ये assertive में आएगा, राइट, जिसमें हम फैक्ट को कंसीडर करते हैं। सेकेंड, डू योर होमवर्क, इसमें हम किसी को सजेशन दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं कि अपना होमवर्क कंप्लीट करो, ठीक है जी। अगला, what a wonderful performance it was, right, and then exclamatory mark। हमें यहीं से पता लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस कितना वंडरफुल था, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है, और उसके साथ हमने एक्सक्लेमेटरी साइन को भी यूज कर दिया है। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी,
दैट इज व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस इट वाज। और जो लास्ट है इज ही योर ब्रदर, दिस इज अ क्वेश्चन वर्ड, दिस इज अ क्वेश्चन एंड अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड, so this is an interrogative sentence, not exclamatory. Next, which sentence is imperative? अब imperative क्या, जिसमें हम किसी सेंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, राइट। देखते हैं, he requested me to wait। हाँ जी भाई, उसने रिक्वेस्ट करा कि वेट करो। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्लीज लेंड मी योर पेन। नेक्स्ट, शी इज वेरी काइंड एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट अ पिटी। देखो जी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन यूज हो रहा है, तो ये इंपेरेटिव तो नहीं होगा। नेक्स्ट, शी इज वेरी काइंड, ये भी एक फैक्ट बता रहा है कि वो बहुत काइंड है, तो ये एजर्टिव की कैटेगरी में आएगा, इसको भी हटाइए। अब इन दोनों में से, क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि जो फर्स्ट वाला है वो भी रिक्वेस्ट बता रहा है और जो सेकंड वाला है वो भी प्लीज करके रिक्वेस्ट बता रहा है, तो द करेक्ट आंसर हियर इज प्लीज लेंड मी योर पेन। क्यों? अब फर्स्ट वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे भी तो लिखा है ना ही रिक्वेस्टेड, तो वो हम एजर्टिव की कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि वो इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर नहीं रहा है। यहाँ पे कोई पर्सन, कोई थर्ड पर्सन बता रहा है कि उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया था वेट करने के लिए, राइट। वो इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर नहीं रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा इसे। अब इस केस में कोई रिक्वेस्ट जो है वो शो नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन को बताया जा रहा है कि उसने मेरे को बोला कि मुझे वेट करना चाहिए, उसने मेरे को रिक्वेस्ट की, तो मैं ये फैक्ट बता रही हूँ, राइट। मैं इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर नहीं रही हूँ, मैं इसमें फैक्ट बता रही हूँ। बट जो सेकंड वाला है हमारा, प्लीज लेंड मी योर पेन, इसमें रिक्वेस्ट हो रहा है, इसमें सेंटेंस में ही रिक्वेस्ट हो रहा है कि प्लीज मुझे अपना जो पेन है वो लेंड करिए या फिर उसको उधार में दीजिए थोड़ी देर के लिए, राइट। तो ये हमारा रिक्वेस्ट में आ गया, तो इसमें कंफ्यूज ना हुए। फर्स्ट वाला इज नॉट इंपेरेटिव सेंटेंस क्योंकि उसमें रिक्वेस्ट हो नहीं रहा है, वहां पे फैक्ट बताया जा रहा है कि किसी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था, राइट। तो सेकंड वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप, मे गॉड ब्लेस यू, और लास्ट में क्या लगा है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है जी, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको देख के क्या कर देंगे, फटाफट एक्सक्लेमेटरी पे टिक कर देंगे, राइट। बट हमें इसका मीनिंग भी तो समझना है ना। तो अब यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे इसका जो भी पर्सन बोल रहा है कि भगवान आपका भला करे, जब हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो वो आगे से बोलते हैं इस बात को कि मे गॉड ब्लेस यू, है ना। तो ये उनकी एक फीलिंग है जो कि क्या बताता है, आपके लिए एक तरह का ये चीज़ को शो करता है कि हाँ आपका अच्छा हो, है ना, आपके लिए अच्छा चाहते हैं, राइट। बट इसमें वो अपना सेंस नहीं बता रहे हैं कि उनको बहुत खुशी हुई या अल्लास या हुर्रे या व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वो अपना स्ट्रॉन्ग फीलिंग को नहीं शो कर रहे हैं, बट वो आपके लिए चाहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, राइट। तो इस केस में हम एक्सक्लेमेटरी इसको ना कंसीडर करके कौन सा कंसीडर करेंगे, इंपेरेटिव, क्योंकि ये बता रहा है किसी के लिए अच्छा कि हाँ आपके साथ ये अच्छा हो, या फिर मे गॉड ब्लेस यू, राइट। तो इसमें देखो एजर्टिव तो नहीं है, फैक्ट नहीं है, मतलब कि ऐसी कोई चीज है नहीं कि हाँ पक्का ये होगा ही या ऐसा है, राइट। इसमें हाँ अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं या फिर हम खुशी से किसी को कह रहे हैं कि हाँ जी भाई मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें आप भूल कर भी एक्सक्लेमेटरी ना लगाएं, सिर्फ इस साइन को देख के, ठीक है जी। तो मे गॉड ब्लेस यू जो होगा ये हमारा क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसी के लिए कुछ अच्छा एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी के लिए एडवाइस तो नहीं होगा इसमें, हम इसमें कह सकते हैं कि हाँ भाई हम आपका भला चाहते हैं। तो ये भी फीलिंग हुई, बट नॉट दैट वन कि उनको अच्छा लग रहा है या उनको बुरा लग रहा है या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है एक्सक्लेमेटरी में जो हमने पढ़ा था, तो हम इसको इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज नॉट एजर्टिव। नॉट मतलब जो कि एजर्टिव नहीं होगा, यानी कि जो कि कोई फैक्ट नहीं बता रहा है। इसमें देखिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सिंपल है, फैक्ट बता रहा है भाई कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, दिस इज अ फैक्ट, तो ये एजर्टिव होगा। नेक्स्ट, शी इज ऑनेस्ट, फैक्ट बता रहा है कि हाँ वो ऑनेस्ट है। अगला,
हु ब्रोक द ग्लास, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये कोई फैक्ट नहीं बता रहा है, राइट। तो ये हमारा कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस इन चारों में से एजर्टिव नहीं होगा, ठीक है, जो कोई और टाइप होगा। तो दिस वन इज द आंसर कि हु ब्रोक द ग्लास, ये ग्लास किसने तोड़ा, जो कि एक इंटेरोगेटिव है और इसमें क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन वर्ड को यूज किया जा रहा है, राइट। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन, डोंट वेस्ट योर टाइम। डोंट वेस्ट योर टाइम में हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और सजेशन कौन सी कैटेगरी में आता है हमारा, इम्पेरेटिव की कैटेगरी में आता है। कोई भी फीलिंग हो जिसकी किसी के सेंस में अगर हम कुछ एक्सप्रेस करना चाहें तो वो हमारा इम्पेरेटिव के केस में आएगा, उसके अंडर आएगा। असर्टिव नहीं होगा, फैक्ट नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी भी नहीं होगा, एक्सक्लेमेट नहीं कर रहे हैं वो, कुछ एक्सक्लेम नहीं कर पा रहे हैं, कोई फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सजेशन या एडवाइस को हम इम्पेरेटिव के केस में लेते हैं, इम्पेरेटिव के अंदर उसको कंसीडर किया जाता है। यस, विच सेंटेंस शोज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, कौन सा सेंटेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो कर रहा है। फर्स्ट, आई लाइक आइसक्रीम, यानी कि मुझे आइसक्रीम पसंद है। तो ये क्या है, फैक्ट है, मैं अपने बारे में कुछ बता रही हूँ, तो ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है। आगे, हाउ फुलिश यू आर, राइट, इसको अभी बताती हूँ मैं। प्लीज सिट डाउन, ये भी नहीं होगा, रिक्वेस्ट है कि प्लीज बैठ जाओ, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। शी वॉज लेट टूडे, कि वो आज लेट थी, तो ये भी फैक्ट है। अब सेकेंड सेंटेंस पे आए, हाउ फुलिश यू आर, मतलब जब हमें किसी पे गुस्सा आए या कोई बात हो तो हम कहेंगे यार ये तुम कितने बेवकूफ हो यार, कैसी बात कर दी, राइट। तो हाउ फुलिश यू आर में हम एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग हम किस केस में करते हैं, एक्सक्लेमेटरी के केस में करते हैं, राइट। तो ये एक्सक्लेमेशन साइन यूज हो रहा है यहाँ पे, और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि तुम कितने फुलिश हो, राइट। तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे एक मिस्टेक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस टाइप, इज दिस योर नोटबुक, राइट। इज दिस यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और नोटबुक के बाद क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क का यूज हो रहा है यहाँ पे, इस केस में क्वेश्चन वर्ड का यूज हो रहा है। सो दिस वन विल बी इंटेरोगेटिव, यानी कि जिस केस में हम क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं तो वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में जाते हैं। तो आज हमने तकरीबन सेंटेंस के 3 या 4 टॉपिक कवर किए और उनसे रिलेटेड अराउंड 15 MCQs देखे, जो कि होप सो आगे आपके एग्जाम में एक आधा कोई हो जो ऐसा जो इसमें से आ जाए। बाकी हम इसके लिए और भी रिवीजन करेंगे, और भी MCQs लेके आऊँगी मैं। तो ये हमारी स्टार्टिंग थी आज के लेक्चर की, और इसके बाद हम जो टॉपिक कवर करेंगे, अब हम इसमें सब ग्रामेटिकल टॉपिक इसके अंदर लेंगे। फॉर एग्जांपल जो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब, एडजेक्टिव, राइट, कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, टेंसेज हो गया, एंड देन उसके बाद डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस। तो हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं इंग्लिश में। तो यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है, ठीक है जी। और ये हमारे कुछ ऐप्स हैं, कुछ हमारे चैनल्स हैं जहाँ पे आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, मैं दोबारा वापस आऊँगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।